हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। सो दिस इज आवर Q&A सेशन का और एक पार्ट है। ठीक है, कुछ कुछ सवाल थे बच्चों के जो कमेंट पर डाला था। आई विल ट्राई टू आंसर इफ पॉसिबल, है ना। अब हम लोगों ने तो आंसर किया है जो भी मतलब आपके जो डाउट्स था जितना हो सके हम लोगों ने किया है। बिकॉज विद इन अ बिजी स्केड्यूल हम लोग को टाइम निकाल के कुछ करना पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। एंड वी आर ट्राइंग, ओके। तो उसी में से कुछ सवाल है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, हाँ, कमेंट्स का ही। एक है कि सर रेजोनेंस इन एलसीआर पर वीडियो बनाइए। जो एलसीआर पर रेजोनेंस है, एलसीआर सर्किट ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो वहाँ पर रेजोनेंस क्या चीज़ है वो समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तो दूसरा जो सवाल था दैट इज सर आई हैव डाउट ऑन एलसीआर सीरीज इम्पीडेंस कैसे निकालते, जो एलसीआर का जो कनेक्शन है वहाँ पे इम्पीडेंस कैसे निकालते। एक्चुअली में ये ऐसा है कि अगर आपको ये नहीं आता देन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो ठीक है, हम लोग पहले यही करेंगे देन विल गो टू दैट पार्ट। और एक सवाल था कोई कुछ करंट निकालना है, ठीक है, इसको देखेंगे। अब देखो ये जो सवाल है कि एलसीआर सीरीज में इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, पहले इसी को लेते हैं देन विल गो टू द रेजोनेंस पार्ट, ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले हम लोग को इधर जाना पड़ेगा, पूर्णिया, राइट, ओके। तो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा जो उस कमेंट में था दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू एलसीआर सर्किट। और यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, एक इम्पिडेंस का इक्वेशन निकालते हैं। इम्पिडेंस एज इन टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि सर्किट कैसा होता है। कि इस सर्किट में पहले हम लोग एलसीआर कुछ भी बना सकते हो। आप पहले इंडक्टर बनाओ, ठीक है। फिर इसमें क्या है, एक कैपेसिटर भी रहेगा और एक रेजिस्टर भी रहेगा एक साथ, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स रहेगा ईएमएफ का, ठीक है। एसी सोर्स बोल सकते हो इसको। आ, मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और किसी भी इंस्टेंट पर इसके थ्रू जो आपका मतलब ईएमएफ है मान सकते हो दैट इज VL। और इस कैपेसिटर के थ्रू लेट्स से VC। और इसके थ्रू है क्या, लेट्स से VR। मतलब किसी भी इंस्टेंट पर इन तीनों के बीच का जो आपका क्या है, एक इनसे तो ईएमएफ या पोटेंशियल बोल सकते, ठीक है। चलो, और यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब एज ऑफ नाउ जब मैं ये टॉपिक सिखा रहा हूँ, मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को ये पता है कि व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट गोज थ्रू इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इंडिविजुअली क्या होता है। मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ। हमको पता है कि जब भी करंट रजिस्टर से जाता है तो इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। करंट और वोल्टेज के बीच में, ईएमएफ के बीच में। अगर इंडक्टर के थ्रू जाता है तो करंट पीछे, वोल्टेज आगे चलता है ना। मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ तो यहाँ पर करंट, मतलब जैसे मान लो कि वोल्टेज है और करंट, अगर मैं यहाँ कहीं पे करंट होगा, ठीक है, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। देन अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ, इसमें करंट आगे चलता है। लेट्स से अगर ये करंट है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वोल्टेज होगा। तो आई होप आपको ये चीजें पता है, फेजर डायग्राम एंड इसका जो वेव डायग्राम है ये पता है, मैं मान ले रहा हूँ। तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जब VL के थ्रू करंट I फ्लो कर रहा है, तो क्या मैं इस VL को ऐसे लिख सकता हूँ, VL इज इक्वल टू I एक्सएल। क्योंकि हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है ना, V इज इक्वल टू I। और इस इंडक्टर के थ्रू जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, I एक्सएल आएगा, ठीक। सिमिलरली मैं उस VC को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या I XC लिख सकता हूँ, वेयर I एक्सएल जो था, एक्सएल इज इक्वल टू क्या था मेरा, ओमेगा एल, ठीक है। और XC क्या था, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, है ना। ये पता है आपको।
और जो मेरा वी आर था ये क्या था, इसमें से रेजिस्टेंस जो आर है वो आर ही लिखेंगे हम लोग। ये तीनों आपको आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पर जब मैं बोलूंगा कि वीएल का वैल्यू क्या है, वीसी का वैल्यू क्या है, वीआर का वैल्यू है क्या है, ये आपको आना चाहिए। लेट्स से इसको हम लोग इक्वेशन देना चाहो दे भी सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखो कहानी वगैरह जो है वो आपको बुक में मिल जाएगा कि लेट अस कंसिडर एंड ऑल, वो आप लिख सकते हो कि क्या क्या कंसिडर करो, कि यहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर का क्या कर रहे हो, एक कॉम्बिनेशन। अब क्या कर रहे हो, यहाँ पर ले रहे हो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एंड एट एनी इंस्टेंट द पोटेंशियल और ईएमएफ थ्रू, आप ये बोल सकते हो कि L जो है इंडक्टर इज VL, सिमिलरली फॉर कैपेसिटर VC, और R के लिए VR है। तो किसी भी इंस्टेंट में इनका वैल्यू क्या होगा, ये वाले हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं इन तीनों का अगर फेज रिलेशनशिप, फेजर डायग्राम बनाऊं, तो कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बनेगा जो आप लोग को मैं बना के दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो जिन्होंने कमेंट डाला वो उनके लिए है अच्छे से, कि ये मान लो तीन एक्सिस है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और इधर जेड एक्सिस है जो भी है, और ये माइनस वाई नेगेटिव वाई जो, और ये आपका सेंटर ओ है। ओके, अब मान लो कि मेरा अगर रेजिस्टेंस का मतलब मैं इस एक्स एक्सिस पर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा, तो उसके लिए मेरा जो वी आर होगा, लेट्स से मैं उसको यहाँ तक बना रहा हूँ, मेरा जो वी आर होगा उसका जो फेजर है वो कुछ यहाँ तक है। ठीक है, और हमको पता है कि जब करंट रेजिस्टर के थ्रू जाता है, इसके और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहता, एंड दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, आपका जो क्या बोलते हैं करंट भी होगा वो इसी से यहाँ पर ही होगा, कहीं यहाँ पर करंट। ठीक है, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं। इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करेगा, ईएमएफ आगे चलेगा। तो यहाँ पर जो मेरा इंडक्टर है VL, ये क्या होगा, ये आगे जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर और एक डायग्राम बना देता हूँ, और जो कि ब्लू कलर का इंडक्टर के लिए वो जाएगा यहाँ पर। लेट्स से ये एक्सिस है, एक्सिस को मैं येलो कलर से बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सिस है, और आपका जो ये इंडक्टर है यहाँ पर जो आपका इसका जो फेजर था, लेट्स से वो यहाँ तक है VL। ठीक है, और हमको पता है VL और इस करंट में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, VL आगे रहेगा और I जो है वो पीछे रहेगा। ओके, अब इसी के साथ क्या होगा कि अगर मेरा VC को मैं यहाँ कहीं पे ऐसे बना दूं, दिस इज माय VC। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो EMF इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री था। ठीक है, ये पूरा तीनों के बीच का एक फेज रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि मेरा जो VL है, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर क्या है VL इज ग्रेटर देन VC, तो ये जो आपका वेक्टर है, देखो एक वेक्टर ऊपर की तरफ है और एक वेक्टर नीचे की तरफ है, और ये वाला बड़ा वेक्टर है। तो अगर ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इससे ये वाला माइनस करूंगा और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इसी तरफ रहेगा। तो यहाँ पर कहीं पर ये का मतलब जो VL माइनस VC करेंगे, तो इसका इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ इस चीज को, कि मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर ये आया,
और एक वेक्टर मेरा ये है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने इधर ले लिया। ठीक है, अब ये बचा और ये बचा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग एक कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ वी। तो ये मेरा वी आर हो गया, ये मेरा वी एल माइनस वी सी हो गया। ठीक, अब वो था, इस पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ, इस पॉइंट को लेट्स से बी दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या देता हूँ, सी दे देता हूँ। ठीक है, और लेट्स से ये एंगल मेरा क्या है, फाई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो मैं फुल्ली डिटेल्स में सब कुछ लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूँ, ओ बी ए, मतलब ओ ए बी या ओ बी ए जो भी है, ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल को कंसिडर करूंगा, कंसिडरिंग ट्राइंगल ओ बी ए, इसको मैं अगर कंसिडर करूंगा, देन यहाँ से क्या ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये मेरा क्या है, बेस है। यहाँ से मैं अगर ऐसे देखूंगा कि मेरा जो वी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू, या फिर ओ बी स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ओ बी स्क्वायर या वी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस आपका बनेगा ओ ए स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस का थ्योरम, सिंपल। दिस इक्वल्स जो वी स्क्वायर है, क्या मैं ए बी को वी एल माइनस वी सी लिख सकता हूँ, वी एल माइनस वी सी, इसका होल स्क्वायर, प्लस क्या ओ ए, इस ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर, मेरा वी आर का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो, वी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ इधर, क्या मैं इस वी आर को इधर में से आई आर लिख सकता हूँ, मतलब आई आर का होल स्क्वायर, प्लस क्या मैं वी एल को आई एक्स एल लिख सकता हूँ, माइनस आई एक्स सी लिख सकता हूँ, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू, ये बनेगा आई स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस, इधर बनेगा आपका आई को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी, और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वी स्क्वायर आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर वही चीज लिख देता हूँ, वही से, एक सेकेंड, ये कहा गया तार, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं और थोड़ा छोटा कर देता, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, इधर आई स्क्वायर, है ना, इधर आर स्क्वायर, प्लस उधर बनेगा आपका आई स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर था। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आई स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन गया, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, आई स्क्वायर को निकालू, मेरे को अगर करंट निकाल, क्योंकि मेरे को क्या फाइनल रिजल्ट क्या निकाल, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू एलसीआर सर्किट है ना, तो आई स्क्वायर को निकालूंगा तो क्या निकलेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा बना तो यहां से जब मैं आई निकालूंगा तो क्या आएगा, इधर आ, इधर लिख देता हूं,
यहाँ से जब आई लूंगा तो क्या आएगा, ऊपर वी स्क्वायर है उसके ऊपर रूट जाएगा तो वी आएगा, वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये बनेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन आता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू आपका क्या, जो एलसीआर सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इक्वेशन आया ना, ये वाला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये होता है आपका वेर आपका जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस, इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। मतलब देखो, अब हमको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, यूजुअली वी बाय आर होता है, उस आर की जगह क्या है, ये वाला है, मतलब ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, इन तीनों की वजह से, एल सी और आर जो आपका कंपोनेंट इस सर्किट में लगा हुआ है, इन तीनों की वजह से रेजिस्टेंस है। और इस वजह से क्या होगा, इस सर्किट में सबसे ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस फील होगा, है ना। इसीलिए इन तीनों की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग इम्पिडेंस, मतलब द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, जेड से। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या बिठाऊंगा अभी, सो देयरफॉर इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देयरफॉर जो आपका आई है, आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी बाई जेड। ठीक है, और यही आपका एलसीआर का जो इम्पिडेंस निकालने का फॉर्मूला है, या फिर जो आप बोल रहे थे कि इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं, तो इस पूरे चीज से हम लोग क्या करते हैं, इम्पिडेंस वगैरह निकालते हैं। और इम्पिडेंस इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आता है, जैसे न्यूमेरिकल्स क्या बोलते हैं कि जेड की, जैसे आपको आर का वैल्यू दिया रहेगा, एक्सएल एक्सी का वैल्यू दिया रहेगा, और आपको बताना होता है कि यहाँ से मैं मेरा इम्पिडेंस कितना होगा, मेरा क्या बोलते हैं, करंट अगर निकालना है एलसीआर के थ्रू तो वो भी निकल जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आते हैं दूसरा जो सवाल था। क्योंकि एलसीआर पता होगा तभी आप क्या कर सकते हो, दूसरा सवाल कर सकते हो, है ना। तो दूसरे सवाल की ओर आते हैं। दूसरा सवाल था कि सर रेजोनेंस इन एलसीआर पर वीडियो बनाए। अब जब रेजोनेंस आप सीखते हो, दैट मीन्स यू नीड टू नो व्हाट एक्चुअली इज व्हाट, कि रेजोनेंस से पहले आपको एलसीआर सर्किट के बारे में आना चाहिए। तब देखो, रेजोनेंस नॉर्मली क्या होता है, अगर एक नेचुरल रेजोनेंस की बात करते हो, जहां पर फ्रीक्वेंसी मैच होता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में कि जापान में कुछ ऐसे चीजें मतलब बनाते हैं कि वहां पर भूकंप बहुत आता है ना। तो भूकंप की वजह से कैसे मतलब उसको रोक लिया जाए या कुछ भी किया जाए। तो भूकंप में वही बिल्डिंग गिरती है जहां पे फ्रीक्वेंसी, मतलब जो उस अर्थक्वेक का जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच हो जाता है। अब जैसे मैच होता है, रेजोनेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो उस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक की मतलब अर्थक्वेक उस बिल्डिंग को गिरा देता है अपने फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर गया। और वो मैच करते ही बिल्डिंग के साथ जैसे मैच किया, उसको भी उतने जोर जोर से हिलाने लगा और गिर गया। ये तो हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बट ऑल्टरनेटिंग करंट में, मतलब वो नेचुरल रेजोनेंस हो गया। अब ऑल्टरनेटिंग करंट में रेजोनेंस क्या चीज होता है, देखो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, ये वाला Z इज इक्वल टू, ये अगर मैं यहां पर नॉर्मली अगर I लिखूंगा, V डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमारे पास आया था जब एलसीआर के थ्रू करंट जब फ्लो कर रहा था। ठीक है, अब अगर मुझे करंट को मैक्सिमम करना है ऑल्टरनेटिंग करंट के थ्रू, मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मुझे क्या इस वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तब जाके ये ज्यादा होगा। और ये कब कम हो सकता है, देखो यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हैं, एक ये वाला और एक 1/ओमेगा सी, ये दोनों चीज है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा,
कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है ना। तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पर एक्सएल और आपका जो एक्सी है ये दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। जिस जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब ये पूरा वैल्यू जो है दैट विल बिकम व्हाट, जीरो। ये जब जीरो बनेगा तो यहां से बहुत एक वैल्यू हट गया, सिर्फ ये वाला वैल्यू रह गया, तो ये पूरा जो नीचे वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। और इस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इन एलसीआर। अब एक्सएल का मतलब था ओमेगा एल, एक्सी का मतलब था 1/ओमेगा सी। किसी एक फ्रीक्वेंसी पर, लेट्स से ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों बराबर हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। इन फ्रीक्वेंसी पे क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, क्या मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। और यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा नॉट जब लिखूंगा 1/√LC। और यही वो कंडीशन है, यही वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर क्या होगा, उस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। मतलब उस सर्किट में, उस एलसीआर सर्किट में सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस होगा नहीं। और यही एक चीज है जिसकी वजह से आप रेडियो में क्या गाना सुनते हो। हम लोग को क्या करना है, इन एल और सी का वैल्यू को बस चेंज करना होता है। अब हमको पता है ये क्या है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हमको पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ भी लिखते हैं, 2 पाई न्यू भी लिखते हैं, तुम्हारी मर्जी। तो जो एफ लिखते हैं भाई एफ लिखेंगे, जो न्यू लिखते हैं न्यू लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/√LC। और यहां से आपका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा 1/2 पाई_√LC। क्या ये समझ में आया। अब इस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी में करंट क्या है, सबसे ज्यादा है। एकदम इजीली समझो इस चीज को। रेडियो का केस बताता हूं मैं तुम लोग, ठीक है। मान लो ये ग्राफ है और यहां पर तुम्हारा कोई एक वैल्यू है ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी, इस तरफ आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इस तरफ क्या है, आपका करंट है, ठीक है। मुझे पता है कि जो रेडियो स्टेशन है वो अपना अपना फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, अपना सिग्नल भेजते रहते हैं। अब रेडियो को किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल को लेना होता है, 10 सिग्नल को नहीं ले सकते। तो मैं क्या करूंगा, इस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे, लेट्स से कोई एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, और जैसे कोई एक 92.7 या कुछ था ना, बिग एफएम कुछ करके, लेट्स से वो उसका फ्रीक्वेंसी है ये वाला। इस केस में मुझे पता है कि सबसे ज्यादा करंट मिलेगा, मतलब मेरे को ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और इसके चारों तरफ क्या होगा, करंट आपको कम मिलेगा। यहीं पे आपको क्या मिलेगा, पीक करंट मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे ये वाला फ्रीक्वेंसी जैसे आपका मैच कर जाएगा रेडियो में, रेडियो अब क्या करते हो, रेडियो में नॉब घुमाते हो। अब जब नॉब घुमाते हो, सिग्नल आ रहा है, और जब नॉब घुमाते हो तो जब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मतलब जैसे इस चैनल के पास आप आ गए, 92.7 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को आप मैच करवा रहे हो, तो आपका रेडियो भी इस फ्रीक्वेंसी में जा रहा है और सिग्नल भी सेम फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। और जैसे ही दोनों मिल गया और जैसे ये फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, आपके रेडियो में से क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा। आपको जो एंटीना है, एंटीना के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। उससे क्या होगा, जो आपको चैनल सुनाई देगा, जो वो अपने फ्रीक्वेंसी में भेज रहा है, जो भी चीज है सिग्नल, वो आपको सुनाई देगा। बट अगर दूसरा कोई चैनल है, लेट्स से दूसरा कोई चैनल है जिसका ओमेगा नॉट कहीं यहाँ पर है, जैसे 100 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो यहाँ पर इसका पीक वैल्यू आएगा, इसका यहाँ पर क्या आएगा, पीक वैल्यू आएगा, है ना, है कि नहीं। बट इसका देखो ये वाला जो पॉइंट है, इसीलिए देखो जब मैं यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लूंगा तो मेरे को मैक्सिमम करंट मिलेगा, तो मेरे को चैनल सुनाई देगा।
दूसरा चैनल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर है, तो वो मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसका सिर्फ यहाँ पर ही मेरे को क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, जो कि मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो इसीलिए रेडियो में एलसीआर यूज होता है। और एलसीआर के लिए आपको मेनली देखना है ये वाला चीज, कि ओमेगा नॉट इजिकल टू क्या होता है आपका 1/√LC। मतलब मेरे को रेजोनेंस क्रिएट करना होता है किसी एक सर्किट में, मेरे को मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना है। तो कब होता है, कंडीशन क्या है, जब आपका एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्सी के बराबर होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आपका जो करंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और एक कोई सवाल था? ओके, हाँ ये हो गया। बोला कि सर ये जब सवाल जल्दी कर तो भाई तुमको टट्टी करने जाना है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड टू अ 5 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट। भाई ऐसे सवाल, क्या ये सवाल है? ये तो क्लास 2 का बच्चा भी कर देगा। ओम्स लॉ है सिर्फ। V इज इक्वल टू कितना था, 5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम गिवन था। हमको पता है V इज इक्वल टू IR, दैट इज, तो यहाँ से हमको करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू V/R। तो V कितना है, 5, और इधर आ गया 10, 5 2 ज़ा 10, 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर करंट उस सर्किट में से फ्लो हो रहा है। आई होप दिस इज योर आंसर, ये आप देख लेना। ओके, और थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप कमेंट करते रहो, हम लोग आंसर देते रहेंगे, विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। और कुछ भी डाउट्स रहेगा, यू कैन ऑलवेज नो कॉन्टेक्ट अस। के हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी लाइव आते रहेगा, सिंस फाइनल एग्जाम इज नियर, सो बहुत सारे लाइव्स आएंगे। आवर टीम इज वर्किंग हार्ड, so please make sure you see all those videos. Thank you very much.